नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 29 सितंबर 2022 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस की इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो अभी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रंट पेज की। आज फर्स्ट न्यूज़ है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 3 महीने का और एक्सटेंशन मिल रहा है। देखो 30 सितंबर को ये एंड हो जानी थी, ठीक है। अब इसको एक्सटेंशन मिल गया 3 महीने का, मतलब 31 दिसंबर 2022 तक ये कंटिन्यू रहने वाली है। तो स्कीम को रिवाइज कर लेना है, ठीक है। इसके आगे देखा जाए तो नेक्स्ट न्यूज़ हमारे लिए, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी को अभी CDS के तौर पे अपॉइंट किया जा चुका है, ठीक है। ये पहले ईस्टर्न कमांड के चीफ रह चुके हैं, ओके। तो ये ध्यान रख लेना आप, इनका नाम चीफ डिफेंस स्टाफ CDS, ओके। तो CDS अब आप देखोगे कि जब जनरल बिपिन रावत उनका डिमाइस हो गया था, हेलीकॉप्टर क्रैश में उनकी डेथ हो गई थी, तो उसके बाद में वैकेंसी चल रही थी पिछले 9 महीनों से लगातार, ठीक है ना। तो अब अपॉइंटमेंट फाइनल हो चुका है, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जो कि रिटायर्ड हैं CDS के तौर पे। और आप ये ध्यान रखोगे कि जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो होता है ना, वो सेक्रेटरी के तरह भी काम करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर में डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स है ना, उसके सेक्रेटरी के तौर पे भी CDS काम करता है, ठीक है। तो आपको चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को एक बार रिवाइज कर लेना है UPSC पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ जो नेशनल पार्क है ना, टाइगर रिजर्व, वहाँ पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट रिलीज की है कि अजंता एरा की, मतलब अजंता की जो केव्स है ना महाराष्ट्र में, लगभग उसी टाइम की बुद्धिस्ट केव्स और कुछ रिमेन्स बांधवगढ़ में भी मिले हैं, ठीक है। तो ये एक बार हम देख लेते हैं बांधवगढ़ के मैप को। ये आपके सामने स्क्रीन पर जितने भी नेशनल पार्क्स हैं ना इंडिया में, उनके सबके नाम हैं। तो इसको थोड़ा ध्यान से आप देख लेना। हमारा टारगेट है बांधवगढ़ जो यहाँ पर लोकेटेड है मध्य प्रदेश में, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैप अपने आप में, मैं इसको शेयर कर दूंगा, ठीक है। आप ज़रूर से देख लेना। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन अभी तक नहीं किया तो प्लीज़ ज्वाइन कर लो, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, ओके। तो ये आप थोड़ा ध्यान से देख ही लो। स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ मैं, चलिए आगे चलते हैं। तो ये बताया जा रहा है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा लगभग 26 बुद्धिस्ट केव्स हैं, वो मिली हैं बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में, जो कि मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। लोकेशन हम देख चुके हैं। ये जो केव्स हैं ये बताई जा रही है लगभग 2nd सेंचुरी BC की है, 2nd सेंचुरी से 5th सेंचुरी BC के लगभग की बताई जा रही है। और महायान बुद्धिज़्म में जो महायान सेक्ट होता है ना, जो गौतम बुद्धा की भगवान की तरीके से पूजा करता है, उस सेक्ट से एसोसिएटेड ये केव्स बताई जा रही हैं। इस रीजन में एक्सप्लोरेशन जो है वो 1938 से कंटिन्यू है, ओके। अजंता केव्स का भी लमसम यही टाइम निकल के आता है। अजंता केव्स तो वैसे तो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में भी है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए इसके लगे हाथ एक और काम आप कर लेना। यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ना, उसमें कौन कौन सी साइट्स हैं इंडिया की, वो आपको याद कर लेनी है, ठीक है। महायान सेक्ट से रिलेटेड चैत्या, जहाँ पे जो एक तरीके से पूजा वूजा करने का या फिर जो भी प्रेयर करने की जो प्लेसेस होती थी, उनसे रिलेटेड जगह मिली हैं, ठीक है। इसके अलावा देखा जाए तो एक्सप्लोरेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है कि फर्स्ट टाइम इसकी रिपोर्ट रिलीज़ की है। तो बांधवगढ़, बुद्धिस्ट साइट, अजंता प्लस यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट जो इंडिया में यूनेस्को साइट्स हैं, वो ये सब कुछ आपको रिवाइज कर लेना है आज, ठीक है। एक छोटी सी न्यूज़ है, वर्ल्ड हार्ट डे के तौर पे ऑब्जर्व किया जाता है हर साल 29 सितंबर को, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, अब लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए इसके लिए ये ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है पेज नंबर 16 पे। देखो चाइनीज़ एनवॉय जो इंडिया में डिप्लॉयड है, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो सुन विंगदो, ठीक है। अब क्या नाम बोलोगे आप पढ़ लेना अपने हिसाब, ठीक है। सुन विदोंग। इन्होंने ये कहा है कि इमरजेंसी रिस्पॉन्स फेज है वो तो ख़त्म हो गया और अब नॉर्मलाइज करने का टाइम है इंडिया और चाइना के जो रिलेशंस हैं उनको। इंडिया का तो क्लियर स्टैंड है भाई कि बायलैटरल टाइज और डिस्प्यूट्स बॉर्डर एरियाज़ में एक साथ नहीं चल सकते, इनको पहले सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, ठीक है। इंडिया का तो ये स्टेटमेंट है। और चाइना की तरफ से ये आ रहा है कि गलवान वैली इंसिडेंट के टाइम पे जो इमरजेंसी सिचुएशन बनी थी वो अब ओवर हो चुकी है, अब नॉर्मलाइज कर लेनी चाहिए रिलेशनशिप को। देखो चाइना बड़ा धोखेबाज कंट्री है, सीधी सी बात यही है। एग्रेशन किसने दिखाया था? इंडिया ने तो दिखाया नहीं।
और खुद ही खुद की अभी अभी सॉर्ट आउट करना चाहते हैं मैटर को। इंडिया का साफ साफ स्टेटमेंट है कि बॉर्डर सिचुएशन, बॉर्डर प्रॉब्लम जब तक सॉर्ट आउट नहीं होगी हम बायलैटरल रिलेशंस को इम्प्रूव करें, दूर दूर तक भूल जाओ। सिंपल सी बात यह है, ठीक है। और अभी ये जो बात बोली गई है ये इसलिए क्योंकि अभी चाइना की जो पीपल्स, चाइना को जो हम बोलते हैं ना पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, ठीक है ना, वो उसके 73rd एनिवर्सरी है वो ऑब्जर्व की गई है, इसलिए ये स्टेटमेंट्स अभी आए हैं। तो ये एक छोटा सा पॉइंट था। नेक्स्ट है गुजरात में नेशनल गेम्स हैं वो स्टार्ट हो ही गए हैं, इनसे संबंधित ये न्यूज़ थी स्पोर्ट्स पे। नेक्स्ट है वर्ल्ड पेज पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ से अनाउंसमेंट किया गया है कि जो पैसिफिक ओशन में लोकेटेड जो भी आइलैंड्स हैं उनको डॉलर्स में हेल्प की जाएगी। ये इंडो पैसिफिक पॉलिसी का पार्ट हो गया यूएसए की तरफ से। अब पैसे खर्च करेगा यूएस कहाँ पे? इंडो पैसिफिक रीजन में। अफगानिस्तान से तो पैसे अब लग ही नहीं रहे हैं इतने ज़्यादा, अब उधर सपोर्ट दिया जाएगा। यूएसए के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने ये कहा है कि भाई हमारे देश, दैट मीन्स यूएस में 2030 तक भुखमरी खत्म कर देंगे। अब ये न्यूज़ हाईलाइट क्यों वो आप समझ सकते हो कि यूएसए में भुखमरी है भैया, ध्यान रखो। अब हम बात करते हैं एक्सप्लेन पेज से डिटेल में। फर्स्ट आर्टिकल है पीएफआई को जो बैन कर दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा जो अनाउंसमेंट किया गया है उसके क्या मायने हैं, क्या मतलब है। देखो अभी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक नोटिफिकेशन डिक्लेयर किया है कि भाई हमारे पास में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, इनके ऐसी रिसर्च एविडेंसेस अवेलेबल हैं जो कि सीधा ये कहता है कि जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जो है वो एंटी नेशनल काम करता है, इसलिए हमने इसको बैन कर दिया, ठीक है। और लगभग 270 जनों के लगभग अरेस्ट भी हुए हैं और इसको एक तरीके से इलीगल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर डिक्लेयर, अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर डिक्लेयर कर दिया गया है, ठीक है। नोटिफिकेशन में क्या बोला गया है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने बैन कर दिया पीएफआई को। इसके एसोसिएटेड जो ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कि एक तो आरआईएफ नाम से है, रिहैब इंडिया फाउंडेशन, एक है कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, और कितने सालों के लिए बैन हुआ है? 5 साल के लिए। किस एक्ट के अंडर में? अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट ऑफ 1967 के अंडर, ठीक है। नोटिफिकेशन में कारण क्या बताया गया है? भाई सीधी सी बात है, नाम तो एजुकेशनली सोशल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का है, पर इसकी आड़ में अनडेमोक्रेटिक और जो एंटी नेशनल कदम उठाए जाते हैं, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को प्रमोट किया जाता है, इसलिए इस ऑर्गेनाइजेशन को बैन कर दिया गया है। अब सवाल ये है कि बैन का मतलब क्या है। देखो यूएपीए के अंडर में जब भी कोई एक्टिविटी, अगर टेरर एक्टिविटी है या टेररिस्ट से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी है, तो उसमें गवर्नमेंट जो है वो उस ऑर्गेनाइजेशन को पर्टिकुलर को डिक्लेयर कर सकती है अनलॉफुल एसोसिएशन के तौर पे, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे। और ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या अनलॉफुल एसोसिएशन के तौर पे अगर डिक्लेयर कर दिया ना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, तो वो मान के चलो कि वो बैन ही लग गया, ठीक है। सेक्शन 3 जो है, तीसरा जो सेक्शन है यूएपीए का, उसमें गवर्नमेंट को इस चीज़ का पावर दिया हुआ है कि अगर कहीं पर भी गवर्नमेंट को किसी भी इंस्टीट्यूशन पर डाउट आए तो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करवाए, और इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट के बेसिस पे फिर बाद में अनलॉफुल एक्टिविटीज़ कंडक्ट होते हुए अगर देखी जाती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, तो गैजेट नोटिफिकेशन डिक्लेयर किया जाए और उसमें नोटिफाई किया जाए, और साथ में ये कॉपीज़ भी दे दी जाए कि भाई किस तरीके से हमने इसको डिक्लेयर किया है कि हाँ जी ये एक अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशन है। इसके लिए या तो नगाड़े बजा करके अनाउंस कर दो या फिर लाउड स्पीकर्स पे अनाउंस कर दो, लोगों तक पहुंचा दो, कम से कम उस एरिया में जहां पर वो ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट कर रहा था। अब जैसे पीएफआई की हम बात करें, ये नॉर्मली केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु वाले एरिया में एक्टिवेटेड थे, ठीक है। तो वहाँ पर ये चीज़ प्रॉपर अनाउंसमेंट में गई है कि हाँ जी इस ऑर्गेनाइजेशन को बैन कर दिया गया है, और अगर इस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी आपको अभी भी होती हुई दिखती है तो आप उसको कंप्लेन कर सकते हो, जिससे कि जल्दी से जल्दी कोई भी कार्रवाई करनी हो तो की जा सके, ठीक है। इसके अलावा बैन एक बार ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है ना तो उसके मेंबर्स को भी क्रिमिनलाइज कर दिया जाता है, प्रॉपर्टीज़ को भी उनको फॉरफीट कर दिया जाता है, कैप्चर कर लिया जाता है ऑर्गेनाइजेशन की को। इसके अलावा अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट के सेक्शन 7 के हिसाब से देखें तो गवर्नमेंट के पास में पूरी अथॉरिटी है कि अनलॉफुल एसोसिएशन अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को डिक्लेयर कर दिया तो वो कोई भी फंड्स एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ये सेक्शन 7 बोल रहा है। सेक्शन 8 क्या बोलता है कि जहाँ जहाँ पर भी अनलॉफुल एसोसिएशन ऑपरेट कर रहा था वो सारी जगह उनकी सीज कर दी जाएगी, ठीक है। और साथ में कोई भी इंडिविजुअल अगर एग्राइव्ड है, एग्राइव्ड का मतलब हो गया कि मान लो अभी पीएफआई को डिक्लेयर कर दिया कि हाँ भाई ये अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशन है,
अगर इसके खिलाफ में कोई ये साबित करना चाहे कि जी हम तो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व ही नहीं हैं, तो 15 दिन के अंदर अंदर, नोटिफिकेशन डिक्लेयर होने के 15 दिन के अंदर अंदर वो बंदा इंडिविजुअल, कोई भी इंडिविजुअल जाकर के डिस्ट्रिक्ट जज के सामने अपनी तरफ से कंप्लेन रजिस्टर करा सकता है कि जी हमारे खिलाफ में जो कार्रवाई की जा रही है सरकार के द्वारा वो गलत है। फिर उसके ऊपर आगे कार्रवाइयाँ होंगी। ठीक है। इसके अलावा अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को अनलॉफुल अगर एक बार डिक्लेयर कर दिया, उसके बावजूद भी कुछ लोग अगर उसके एक्टिवेटेड मिलते हैं तो उनको पनिशमेंट भी दी जा सकती है। पनिशमेंट एक बार अगर जेल में डाल दिया तो हो सकता है कि 2 साल तक की तो जेल हो जाए, और हो सकता है कि उनको फाइन भी देना पड़े। ठीक है। तो अनलॉफुल एसोसिएशन से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटीज़ नहीं हो पाएगी। अब डेफिनेशन की बात करें तो यूएपीए में सेक्शन 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज पी में अनलॉफुल एसोसिएशन डिफाइन किए हुए हैं। और वो डेफिनेशन क्या है कि वो ऑर्गेनाइजेशन जो कि अनलॉफुल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं उन्हीं को अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशन कंसिडर किया जाएगा। और अनलॉफुल एक्टिविटीज़ कहाँ पर मेंशन्ड है? इसी यूएपीए के अंडर में सेक्शन 153A या फिर सेक्शन 153B में ये प्रोविज़न किया हुआ है कि किन एक्टिविटीज़ को अनलॉफुल माना जाएगा। जिसमें क्या प्रोविज़न किया हुआ है? मान लो कि 2 ग्रुप्स के बीच में हेट्रेड बढ़ा करके दुश्मनी बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, नेशनल इंटीग्रेशन के लिए खतरा हो सकते हैं, या फिर लोगों को भड़काने की कोशिश की जा रही है कि हाँ जी जिससे कि नेशनल सिक्योरिटी अंडर थ्रेट आ जाए, वो सारी अनलॉफुल एक्टिविटीज़ में कंसिडर की जाती है। अब यह प्रोसेस क्या होता है अनलॉफुल और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को डिक्लेयर करने का? देखो सेक्शन 4 ऑफ यूएपीए, इसमें गवर्नमेंट जो है वो नोटिफिकेशन डिक्लेयर करती है अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन। नोटिफिकेशन डिक्लेयर हो गया, वो नोटिफिकेशन किसके पास जाएगा? अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन ट्रिब्यूनल के पास में 30 दिन के अंदर अंदर। गैजेट नोटिफिकेशन हो गया, गैजेट नोटिफिकेशन के बाद में वो मुद्दा कहाँ जाएगा? ट्रिब्यूनल के पास में। अब ट्रिब्यूनल जो है वो उसको रेटिफाई कर देगा, तो वो कंटिन्यू रहेगा बैन। और ट्रिब्यूनल में क्यों जाएगा? इसलिए कि मान लो कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को डिफेंड करना चाहे कि जी हम जो हैं वो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं है, हमारे पास में ये एविडेंसेस, आप इनको कंसिडर करो, तो वो एक ऑप्शन मिलता है, कहने का मतलब। ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है वो ट्रिब्यूनल का रेफरेंस लेती हैं, और वो रेफरेंस भी क्या होता है? एक तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट या स्टेट पुलिस, इनके द्वारा जो इन्वेस्टिगेशन की गई है वो पूरी डिटेल जो है वो सबमिट करनी होती है। कुल मिलाकर के ट्रिब्यूनल का डिसीजन होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है यहाँ पे। ट्रिब्यूनल जो है नॉर्मली सिंगल बॉडी ट्रिब्यूनल होता है। ठीक है। अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट के अंडर में, जो कि हाई कोर्ट के सिटिंग जज होते हैं, मतलब रिटायर्ड हो सकते हैं या सिटिंग हो सकते हैं। हाई कोर्ट के लेवल से रिटायर्ड जज को भी अपॉइंट किया जा सकता है ट्रिब्यूनल में, या फिर जो ऑलरेडी हाई कोर्ट में जज के तरीके से काम कर रहे हैं उनको भी अपॉइंट कर देते हैं। अब यहाँ पर पीएफआई के पास में ऑप्शन ये रहेगा कि वो अपने आप को डिफेंड कर सके कि भाई हमें इसलिए बैन नहीं करना चाहिए। और ट्रिब्यूनल है वो अपनी फंक्शनिंग में 6 महीने तक का टाइम ले सकता है, और 6 महीने के बाद में जो भी डिसीजन होगा वो फाइनल है। और एक बार बैन लग गया तो वो कम से कम 5 साल के लिए अप्लाई हो जाएगा। ठीक है। और देखने वाली बात है कि एसोसिएशन जो है, जो भी अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या एक्टिविटीज़ करता था, उन सारी चीज़ों पे देखने वाली बात होती है। ओके। और फिर पब्लिक में भी इस चीज़ को ओपन किया जाता है कि हाँ जी, पब्लिक में भी इस चीज़ को डिस्कस किया जाता है कि हाँ जी बताइए आपके हिसाब से ये कौन कौन सी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे ऑर्गेनाइजेशन जिनको गवर्नमेंट ने बैन किया है। वो सारा एक प्रोसेस है। ठीक है। और 5 साल के लिए बोल ही दिया, एक बार ट्रिब्यूनल अप्रूव कर देता। तो ऐसे में सिमी, दैट मीन्स स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया जो था उसको 2001 में बैन किया गया था। फिर 2008 में थोड़े दिनों के लिए गैप मिला था, फिर वापस से इसको बैन कर दिया गया था 2014 से 2019 के बीच में। अभी भी बैंड है सिमी। ठीक है ना। तो अब देखने वाली बात है पीएफआई के साथ क्या होती है, डिसाइड करेगा टाइम। ठीक है ना। कंटिन्यू आर्टिकल वही, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को जो अभी अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर डिक्लेयर किया जा रहा है, तो उसमें ट्रिब्यूनल के क्या एक्शन होंगे। ट्रिब्यूनल तो देखो लास्ट ऑप्शन है ही कि बैन से बचने के लिए पीएफआई अगर अपने साथ में कुछ एविडेंसेस सबमिट कर पाता है तो बैन से बच जाएगा, क्योंकि अल्टीमेट जो डिसीजन है वो ट्रिब्यूनल का रहेगा। ट्रिब्यूनल आपको मैंने बता ही दिया, बेसिकली ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूट होता है अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट के अंडर में सेक्शन 3, उसमें ट्रिब्यूनल बनाया जाता है, और ट्रिब्यूनल सिंगल बॉडी इंस्टीट्यूशन रहता है। ठीक है। और ट्रिब्यूनल जो है वो डिसाइड करता है कि जी हाँ वाकई में
किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अनलॉफुल डिक्लेयर करके उस पर बैन लगाना है या फिर नहीं। इसके अलावा ट्रिब्यूनल की पावर्स की बात करें तो ट्रिब्यूनल खुद के प्रोसेस को खुद के तरीके से रेगुलेट कर सकते हैं। जगह कहाँ पर होगी, कहाँ पर ट्रिब्यूनल सुनवाई करेगा, जिस स्टेट में वो ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट कर रहा था जिसको बैन किया जा रहा है वहाँ पर भी हो सकती है सुनवाई, तो किसी दूसरे स्टेट में भी हो सकती है, कोई इश्यू नहीं है उसमें। इसके अलावा जो ट्रिब्यूनल है वो उसको सिविल कोड का दर्जा दिया हुआ है, किसके अंडर में, द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के अंडर में। ठीक है, बाकी ट्रिब्यूनल को पूरा पावर है कि वो समन कर सकते हैं, किसी को भी बुला सकते हैं सुनवाई के टाइम पे, विटनेस की ओथ है उसको एग्जामिन कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स उनको चाहिए तो वो डॉक्यूमेंट्स मंगा सकते हैं, एफिडेविट जो है वो सबमिट करवा सकते हैं, मतलब सिविल कोड का सारा ही फिर राइट आ गया, राइट। फिर इसकी बात करें, रिकॉर्ड की बात करें अभी तक ट्रिब्यूनल की, तो सिमी को तो बैन किया ही था 2001 में, फिर 2008 में थोड़े दिन के लिए फिर गैप आया था, अगेन सिमी को बैन कर दिया। इसके अलावा जाकिर नायक, ठीक है, इसके अलावा सिख फॉर जस्टिस, इसके अलावा JKLF, ये कई ऑर्गेनाइजेशन है जिनको भी अभी बैन किया हुआ है। ठीक है, यूएपीए पे सवाल ये उठते हैं कि बहुत ओपेक मैनर में काम किया जाता है, जैसे कि यूएपीए के अंडर में जब बैन किया जाता है ना, तो जो इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में डिस्क्लोज होनी चाहिए उसको गवर्नमेंट ये कह के मना कर देती है कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है इसलिए हम उसको डिस्क्लोज करेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसे में ट्रांसपेरेंसी की कमी रहती है, ये सवाल उठता है। ठीक है, और ट्रिब्यूनल की फंक्शनिंग है उसको जुडिशियल प्रोसीडिंग के तौर पे देखा जाएगा, जैसे कि हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि ट्रिब्यूनल किस तरीके से काम करता है, सिविल कोर्ट के तरीके से। अच्छा, ट्रिब्यूनल की जो काम करने के लिए जो पैसे की ज़रूरत होती है वो फंडिंग कहाँ से आती है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। ठीक है ना, और स्टाफ भी इनको अलोकेट किया जाता है प्रॉपर। वैकेंसी अगर होती है तो वैकेंसी टाइमली फुलफिल करके और फिर बाद में फंक्शनिंग जो है वो कंटिन्यू हो सकती है, क्योंकि ये सिंगल पर्सन बेंच या फिर सिंगल पर्सन बॉडी है, तो वैकेंसी अगर होती है तो पहले अपॉइंटमेंट होगी, और अपॉइंटमेंट होते ही पिछले जो ट्रिब्यूनल में जिस हाईकोर्ट के जज ने पिछला जो काम किया था उसी को वो कंटिन्यू करेंगे जो न्यूली अपॉइंटेड होंगे। ठीक है, सेक्शन 4 यूएपीए का क्या कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन को मान लो डिक्लेयर कर दिया कि अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो अगर ट्रिब्यूनल के सामने जाना चाहते हैं, ठीक है, तो 30 दिन का टाइम उनके पास में अवेलेबल रहता है। ठीक है, 30 दिन के अंदर अंदर वो अपने कारण बता सकते हैं कि भाई हमें अनलॉफुल डिक्लेयर मत करो, जो कि यहाँ पर भी देख सकते हैं ऊपर वाले आर्टिकल में 30 डेज का जो टाइम था वो यहाँ पे दिया हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है देखो यूनाइटेड किंगडम। अभी आपको पता है कि नए नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं, नया नया कैबिनेट डेवलप हुआ है वहाँ पे, तो अभी मिनी बजट डिक्लेयर किया गया है। ठीक है, बजट डिक्लेयर करने में एक तो वहाँ की प्राइम मिनिस्टर ट्रस और दूसरे उनके जो आप कह सकते हो कि चांसलर ऑफ एक्सचेकर क्वाशी क्वारतेंग, इन्होंने मिलकर के अपनी तरफ कंजर्वेटिव गवर्नमेंट बनी है वहाँ पे। ठीक है, तो उनके द्वारा मिनी बजट डिक्लेयर किया गया है। तो हाल कुछ ऐसे थे बजट आने से पहले कि अभी पाउंड स्टर्लिंग है ना वहाँ की करेंसी, वो डॉलर के कंपैरिजन में 37 साल में लोवेस्ट लेवल पे चल रही है। एक तो ये प्रॉब्लम है, और दूसरी कि जो बॉन्ड्स हैं, यूके की गवर्नमेंट जब मार्केट से पैसा लेती है तो बॉन्ड रिलीज करती है ना, जैसे हमारी गवर्नमेंट करती है, उनकी यील्डिंग, दैट मीन्स गवर्नमेंट अगर उधार लेना चाहे ना मार्केट से, यूके की गवर्नमेंट, तो उस पर जो रिटर्न देना पड़ता है इन्वेस्टर्स को, वो चल रहा है स्काई रॉकेटिंग, मतलब उधार लेना बहुत भारी हो रहा है गवर्नमेंट के लिए। ये दो परिस्थितियां हैं, इन दोनों परिस्थितियों में यूके की गवर्नमेंट का ये जो बजट आया है इस पर बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं अलग अलग तरीके से। क्यों? एक तो गवर्नमेंट ने टैक्स कर दिया रिड्यूस, अब टैक्स रिडक्शन की वजह से सवाल ये आ रहे हैं कि बोले इनइक्वालिटीज बहुत बढ़ेगी। क्यों? कि अमीरों को टैक्स रिड्यूस करने से अमीरों को तो बेनिफिट पहुंचेगा बहुत सारा, और गरीबों को टैक्स रिड्यूस करने से बेनिफिट पहुंचेगा बहुत कम। तो बोले इससे अमीर और अमीर हो जाएगा, गरीब और गरीब तो गरीब ही रह जाएगा, तो बोले इनइक्वालिटीज बढ़ जाएंगी। दूसरा, ये कोई टैक्स रिड्यूस करने का टाइम नहीं था। क्यों? क्योंकि टैक्स रिडक्शन की वजह से गवर्नमेंट के पास में रेवेन्यू कलेक्शन कम जाएगा, और रेवेन्यू कलेक्शन कम हो गया तो गवर्नमेंट पैसा खर्च नहीं कर पाएगी। और गवर्नमेंट का टारगेट क्या है कि हम तो पैसा खर्च करेंगे, इकोनॉमी को ट्रैक पे लेकर के आएंगे। इसका मतलब टैक्स से आपकी रेवेन्यू जो कलेक्ट होती तो हो गई कम, अब गवर्नमेंट रिलीज करेगी बॉन्ड, और बॉन्ड का हाल क्या हो रहा है, बॉन्ड की यील्डिंग हो रही है ज़्यादा। इसका मतलब गवर्नमेंट को उधार लेना पड़ेगा भारी, तो नुकसान होगा कि नहीं। तो ये परिस्थितियाँ बनी हुई है अभी यूके में। ठीक है, इसके अलावा देखा जाए इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है। अब इन्फ्लेशन चल रही है, अब खुद देख लो, बैंक ऑफ इंग्लैंड के द्वारा इंटरेस्ट रेट हो रही है, राइज की गई है, तो परिस्थितियाँ बहुत बुरी है वेस्टर्न कंट्रीज़ में। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो क्या है कि जब करेंसी डिवैल्यूएट होती है
और इम्पोर्ट पे आप डिपेंडेंट होते हो, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज भी है ना, वो एनर्जी के लिए इम्पोर्ट्स पे डिपेंडेंट है, जैसे कि इंडिया है ना। तो एनर्जी इम्पोर्ट और महंगा पड़ेगा, जबकि रशिया से जब से सप्लाई रुकी है तब से तो महंगी हो ही रही है एनर्जी सप्लाई, अब और महंगी हो जाएगी। तो ऐसे में प्रॉब्लम और बढ़ने वाली है यूके में। ठीक है, यूके में अभी दो ट्रेंड देखने को मिल रहे हैं। एक तो हिस्टोरिक इन्फ्लेशन, 9% इन्फ्लेशन चल रही है। बोलो, हम यहाँ पे 7.25, 7, 6, 6.5 में ही हिल के बैठे हुए हैं, वहाँ 9%, जबकि डेवलप्ड कंट्रीज में 2-3% ही बहुत होती है इन्फ्लेशन। ठीक है, जबकि हाल ये हो रहे हैं। दूसरा है स्टैग्नेशन, इकोनॉमी जो है वो ग्रो ही नहीं कर रही है। यूके की इकोनॉमी 2007 में $2.73 ट्रिलियन की साइज की थी, जो कि बढ़कर आज केवल $2.89 ट्रिलियन की हुई है। फंसी हुई है इकोनॉमी, हाल हो रहा है खराब। तभी तो सवाल उठते हैं ना कि यूके जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में एक रेलेवेंट कंट्री हुआ करता था, आज उसकी इतनी रेलेवेंस नहीं है। छोटा सा आइलैंड कंट्री ही तो है, इकोनॉमी भी छोटी है, और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में आपने परमानेंट सीट दे रखी है। ना इंटरनेशनल डिफेंस में या फिर कहीं पर भी सिक्योरिटी में कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता हुआ दिखता है यूके। सवाल उठते हैं बहुत सारे यूके पे। खैर, ये जो मिनी बजट अभी अनाउंस हुआ उसमें क्या बातें बोली गई है वो देखते हैं। इन्फ्लेशन का टारगेट लिया है कि हम 9 से 5% पे लेकर के आ जाएंगे, और इन्फ्लेशन को कम करने के लिए क्या कह दिया, बोला हम तो टैक्स कम कर रहे हैं। अब टैक्स कम करने का बेशक फ़ायदा तो होगा इकोनॉमी को कि हाँ चलो लोगों के पास में पैसा होगा, खर्च करेंगे, इकोनॉमी थोड़ा सा आएगी ट्रैक पे, पर वो इनइक्वालिटीज़ बढ़ाने वाली सिचुएशन बढ़ गई है ना। और गवर्नमेंट दूसरी तरफ इकोनॉमी को ट्रैक पे भी लाना चाहती है, तो पैसा खर्च करना पड़ेगा, तो गवर्नमेंट उधार लेगी तो उधारी तो वैसे ही भारी पड़ रही है, क्योंकि गवर्नमेंट की जो बॉन्ड यील्डिंग है वो राइज हो रही है। तो ऐसे में हालत हो रही है ख़राब कुल मिलाकर के। गवर्नमेंट का सोचना ये है कि लोगों के हाथ में जब पैसा रहेगा, टैक्स कम करेंगे तो वो पैसा खर्च करेंगे, तो इकोनॉमी में डिमांड बनेगी तो ऑटोमेटिकली फैक्ट्रीज में काम होना शुरू होगा, सप्लाई साइड बढ़ेगी तो सप्लाई डिमांड राइज होकर के इकोनॉमी को ऑटोमेटिकली बूस्ट कर देंगी। तो बोले एक वर्चुअस साइकिल चलाना चाहती है गवर्नमेंट इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। पर सच बात यह है कि अभी प्रॉब्लम है। बैकलैश क्यों है, क्यों ये क्रिटिसिज्म हो रहा है, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। क्योंकि एनर्जी बिल्स ऑलरेडी बहुत ज़्यादा, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, करेंसी बहुत ज़्यादा डिक्लाइन कर चुकी है, टैक्स रेट अगर कम की जा रही है तो उसकी वजह से एक गरीब जो $20,000 एक ईयर, 20,000 स्टर्लिंग पाउंड अगर मान लो कमाता है, तो उस बंदे को तो $157 का ही फायदा होगा एनुअली। पर एक इंडिविजुअल जो पैसे वाला है उसको लगभग 55,220 स्टर्लिंग पाउंड का बेनिफिट होगा। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो अमीर और ज़्यादा अमीर हो गए, इनइक्वालिटीज आ गई, ये प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, फिर इसके आगे बताया जाए तो और तो क्या है, स्टैग्नेशन का ये बात मैंने ऑलरेडी बताई दी आपको कि पिछले 15 सालों में ज़्यादा कुछ ग्रो नहीं कर पाई है। दूसरा, इंटरेस्ट रेट की बात की जाए, अब मार्केट से पैसा अगर उठाने, इन्फ्लेशन अगर राइज हो रही है तो उसको कंट्रोल करने के लिए बैंक ऑफ इंग्लैंड ने अभी रिसेंटली क्या किया है, एग्जैक्टली वही काम किया जो हमारे आरबीआई ने किया है। क्या, इंटरेस्ट रेट राइज कर दी कि इन्फ्लेशन को कंटेन किया जाए। अब इंटरेस्ट रेट अगर राइज हो रही है ना, तो एक प्रॉब्लम आ जाती है कि मार्केट में जब इंटरेस्ट रेट ही राइज होगी है ना, तो लोगों के हाथ में पैसा नहीं बचेगा, या तो वो सेव करेंगे या फिर उधार लेंगे, क्रेडिट फ्लो है वो रुक जाएगा। अब क्रेडिट फ्लो रुक गया है, लोगों के हाथ में पैसा नहीं रहेगा, तो फिर डिमांड कहाँ से करेंगे। तो एक तरफ तो आपने टैक्स रिड्यूस करके लिक्विडिटी बढ़ाने की बात की है, और दूसरी तरफ आप देखो तो इंटरेस्ट रेट अभी बैंक ऑफ इंग्लैंड ने राइज कर दी, तो फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी में बैलेंस नहीं है, बोलो ये लेकर के आओ, राइट। दूसरी तरफ अगर देखें तो यूके की इकोनॉमी जो है वो इतनी बड़ी इकोनॉमी या इतना कॉन्फिडेंस वाली इकोनॉमी नहीं है जितना यूएस में है। नॉर्मल हम देखते हैं ना कि यूनाइटेड स्टेट्स के फेडरल रिजर्व के द्वारा जब भी इंटरेस्ट रेट राइज की जाती है तो लोग जो हैं वो इंटरेस्ट इन्वेस्ट करने के लिए पहुंच जाते हैं यूएसए में, कि भाई डेवलप्ड कंट्री है, रिटर्न अच्छा मिल जाएगा, सेफ जगह है, इन्वेस्ट कर दो। पर यूके डेवलप्ड कंट्री होने के बावजूद भी यूके की इकोनॉमी पे इतना कॉन्फिडेंस नहीं है लोगों को कि इंटरेस्ट रेट अगर वहाँ पे राइज हो रही है तो लोग वहाँ पे इन्वेस्ट कर देंगे। तो कुल मिलाकर के इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस भी नहीं है यूके में, तो ये भी एक प्रॉब्लम आ रही है यूके को। तो भाई यूएसए में तो बहुत जोग्राफिकल एरिया है, पॉपुलेशन अच्छी खासी है, 30 करोड़ से ज़्यादा की लगभग पॉपुलेशन है, तो वहाँ इतना लोड नहीं है। यूके जैसे कंट्री में जहाँ पर पॉपुलेशन भी ज़्यादा नहीं है, इकोनॉमी स्टैग्नेंट है, 15 सालों में सोचो कितना राइज किया है, तो ऐसी परिस्थितियों में हालत हो रही है ख़राब वहाँ पे। तो ये सिचुएशन है भाई। अब देखने वाली बात है, टाइम बताएगा क्या निकल के आता है। हाल तो ख़राब हो रहे हैं, ठीक है। गिल्ट यील्ड का मतलब हो गया, बॉन्ड यील्डिंग की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। आगे चलते हैं। बस इस डिस्कशन में इतना ही था, कवर हो गई आज की न्यूज़। थैंक यू वेरी मच।